हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जेईई 2023 मेंस में आए हुए सभी क्वेश्चंस चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर और सॉल्यूशंस से। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। If the radius of the first orbit of hydrogen atom is a0, then de Broglie's wavelength of electron in third orbit is? 4 ऑप्शंस हैं, करेक्ट आंसर बताना है। अब ये तो आपको पता ही है कि डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ होती है h/mv के बराबर, और बोहर्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम यानी mvr होता है nh/2π। यहां से हम mv की वैल्यू ले लेते हैं nh/2πr। अब r हमें थर्ड ऑर्बिट के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। फॉर्मूला वही यूज करेंगे जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया, r = n² a0। हाइड्रोजन के लिए थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो n की वैल्यू हो जाएगी 3 और z हो जाएगा 1। r थर्ड ऑर्बिट का r कैलकुलेट कर ले, 3² a0 यानी 9 a0। r की इस वैल्यू से mv कैलकुलेट हो जाएगा। आपके पास आ जाएगी वैल्यू 3h/2π × 9 a0। लैम्डा = h/mv में ये वैल्यू पुट करें, आपको आंसर मिलेगा 6π a0। सो करेक्ट आंसर इज C। Next question. The radius of the second orbit of lithium 2+ is x. The expected radius of the third orbit of beryllium 3+ is? 4 ऑप्शंस हैं, करेक्ट आंसर बताना है। फॉर्मूला वही है, r = r0 n²/z। यहाँ r है किसी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के किसी ऑर्बिट का रेडियस और r0 है हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस। पहले हम लिथियम 2+ के लिए ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। लिथियम 2+ के सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस हो जाएगा r0 × 2²/3। n की वैल्यू 2 होगी और z की वैल्यू 3। वैल्यूज पुट करें और ये वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है x के बराबर, उसको x के बराबर रखें। r0 की वैल्यू मिल गई 3x/4। अब हम बात कर लेते हैं बेरिलियम 3+ की, और यही फॉर्मूला बेरिलियम 3+ के थर्ड ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। बेरिलियम 3+ के थर्ड ऑर्बिट का रेडियस हो जाएगा r0 × 3²/4, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू हुई 3 और z की वैल्यू हुई 4। यहाँ पर r0 की वैल्यू पुट करते हैं, आपको आंसर मिलेगा 27x/16। मीन्स आपका करेक्ट आंसर है B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट दी हुई हैं, आपको बताना है कौन सी करेक्ट है कौन सी गलत, या दोनों करेक्ट है या दोनों गलत। स्टेटमेंट नंबर 1 इज, according to Bohr's model of hydrogen atom, the angular momentum of an electron in a given stationary state is quantized. ये आप जानते ही हैं कि बोहर्स थ्योरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो कि होता है mvr, वो किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में क्वांटाइज्ड होता है और उसकी वैल्यू होती है nh/2π। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट होती है करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं। The concept of electron in Bohr's orbit violates the Heisenberg uncertainty principle. अब हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी पोजीशन और मोमेंटम, या कह सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी भी साथ साथ मेजर करना पॉसिबल नहीं होता। आप एक चीज एक्यूरेटली मेजर करेंगे तो दूसरी चीज मेजर करने में काफी बड़ी गलती होगी। लेकिन बोहर्स मॉडल के अकॉर्डिंग अगर आपको ये पता है कि किसी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कोई इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, तो आप उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ तक कि एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मींस बोहर्स एटॉमिक थ्योरी और
हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक दूसरे के अकॉर्डेंस में नहीं होते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब आपके पास 4 ऑप्शंस हैं करेक्ट आंसर बताना है। क्योंकि स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट नंबर 2 भी करेक्ट है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा सी। The energy of an electron in the first Bohr orbit of hydrogen atom is minus 2.18 into 10 to the power minus 18 joules. Its energy in the third Bohr orbit is। 4 ऑप्शंस हैं, करेक्ट आंसर देना है। यहाँ पर हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी गिवन है -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल्स। अब ये वैल्यू देखकर अक्सर ऐसा हो जाता है कि स्टूडेंट्स कैलकुलेशन के चक्कर में पड़ जाते हैं और 10 मिनट खत्म कर देते हैं, जबकि ये क्वेश्चन सॉल्व होगा चुटकियों में बिना किसी बड़ी कैलकुलेशन के। हाइड्रोजन के nth ऑर्बिट की एनर्जी होती है हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब z की वैल्यू तो हाइड्रोजन के लिए 1 ही होगी, हमसे बात की गई है इसके थर्ड ऑर्बिट की, तो बस n की वैल्यू 3 रखो, तो हाइड्रोजन के थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी हो जाएगी हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी अपॉन 3 स्क्वायर। बस प्रॉब्लम सॉल्व, किसी बड़ी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। वो नंबर -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल्स देखकर पूरी कैलकुलेशन करने मत लगे, आप फटाफट सॉल्व करें और आगे बढ़ें। कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखेंगे तो काफी टाइम सेव होगा। बस ये आंसर मिल गया आपको, 1/9 ऑफ ओरिजिनल वैल्यू है, सो योर आंसर इज सी। The orbital angular momentum of an electron in 3s orbital is hx upon 2 pi. The value of x is। अब आपको पता है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है स्क्वायर रूट ऑफ l इंटू एल प्लस 1 h अपॉन 2 पाई। यहाँ पर कैपिटल L है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्मॉल l है एजिमुथल क्वांटम नंबर। क्योंकि बात हम 3s ऑर्बिटल की कर रहे हैं, इसलिए एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी 0। बस इस इक्वेशन में एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू पुट करें, you will get the value of x which is equal to 0. Assume that the radius of the first Bohr orbit of hydrogen atom is 0.6 angstroms. The radius of the third Bohr orbit of helium plus is, आंसर पिकोमीटर में देना है, नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो है r इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन z a नॉट। यहाँ पर r है किसी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के किसी भी ऑर्बिट का रेडियस, n है उस ऑर्बिट का नंबर जिसका आप रेडियस कैलकुलेट करना चाहते हैं, z है एटॉमिक नंबर, a नॉट हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस जो कि यहाँ गिवन है 0.6 आंस्ट्रॉम। हमें कैलकुलेट करना है हीलियम प्लस के थर्ड ऑर्बिट का रेडियस, तो बस इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ n की वैल्यू हो जाएगी 3 और z की वैल्यू 2। आंसर मिल जाएगा आंस्ट्रॉम्स में 2.7 आंस्ट्रॉम। मीटर्स में कन्वर्ट करें 270 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर्स, तो पिकोमीटर में आंसर हुआ 270। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If wavelength of the first line of the Pascal series of hydrogen atom is 720 nanometers, then the wavelength of the second line of this series is, आंसर नैनोमीटर पर और नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। एमिशन स्पेक्ट्रल लाइन के लिए अगर हम वेवलेंथ का फॉर्मूला देखें 1 अपॉन लैम्डा ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। z की वैल्यू 1 होगी। पास्कल सीरीज के लिए आपको पता है n1 की वैल्यू होती है 3, लाइमन के लिए 1, बामर के लिए 2 और पास्कल के लिए 3। n1 की वैल्यू यहां हम लेंगे 3। फर्स्ट लाइन की बात करें तो n2 की वैल्यू हो जाएगी n1 प्लस 1 और सेकेंड लाइन की बात करें तो n2 की वैल्यू होगी n1 प्लस 2। अब हाइड्रोजन की फर्स्ट लाइन की बात की गई है पास्कल सीरीज में, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। वेवलेंथ गिवन है 720 नैनोमीटर्स,
z की वैल्यू 1 होगी, एक्सप्रेशन मिल जाएगी ये, क्योंकि यहाँ n1 की वैल्यू है 3 और n2 की वैल्यू है 3 + 1 = 4। अब यहाँ से r की वैल्यू मिल गई है हमें। अब हम सेकंड लाइन के लिए देख लेते हैं। सेकंड लाइन के लिए वही n1 की वैल्यू होगी 3 और n2 की वैल्यू हो जाएगी n1 + 2 मीन्स 5। तो एक्सप्रेशन मिलेगी 1/λ r z² इंटू 1/3² माइनस 1/5²। यहाँ पर r की जो वैल्यू हमने अभी अभी डिराइव की थी उसको पुट कर देते हैं, एक्सप्रेशन मिल जाएगी हमें ये। और यहाँ कैलकुलेट करें तो वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी 492.19 नैनोमीटर्स। आंसर क्योंकि आपको नियरेस्ट इंटीजर पर देना है तो ये आंसर हो जाएगा 492 नैनोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which transition in the hydrogen spectrum would have the same wavelength as the Balmer type transition from n = 4 to n = 2 of helium plus spectrum? 4 ऑप्शंस हैं, करेक्ट आंसर बताना है। हीलियम प्लस के लिए एक ट्रांजिशन गिवन है 4 to 2। बामर सीरीज के लिए n12 होता है, वैसे ये आपको पता ही है। अब आपको ये बताना है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की वो कौन सी लाइन होगी जिसकी वेवलेंथ इस लाइन के बराबर होगी। फॉर्मूला हम देख लेते हैं। फॉर्मूला वही है जो अभी अभी आपने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, 1/λ = r z² 1/n1² माइनस 1/n2²। बात अगर हम यहाँ हाइड्रोजन की कर रहे हैं तो z की वैल्यू 1 हो जाएगी और n1 और n2 हमें कैलकुलेट करना है। अभी हम हीलियम प्लस के लिए देख लेते हैं। अब हीलियम प्लस के लिए z की वैल्यू तो आपको पता ही है 2 होगी। ट्रांजिशन आपको गिवन है 4 to 2। इट मींस n1 की वैल्यू है 2 और n2 की वैल्यू है 4। ये सारी चीजें पुट कर देते हैं। 1/λ ऑफ हीलियम प्लस विल बी इक्वल टू r इंटू 2² 1/2² माइनस 1/4² मिलेगा। अब क्वेश्चन में ही कहा गया है कि लैम्डा ऑफ हीलियम प्लस इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ हाइड्रोजन, इसलिए इन दोनों वैल्यूज को इक्वल पुट कर देते हैं और यहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशन पर आपको एक इक्वेशन मिलेगी 1/n1² माइनस 1/n2² इक्वल टू 1/1² माइनस 1/2²। अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको मिल जाएगी n1 और n2 की वैल्यू, n1 = 1 और n2 = 2। इसका मतलब ये ट्रांजिशन हुई 2 to 1। एक बात का ध्यान रखें, काफी कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की गई है इस क्वेश्चन में। सी ऑप्शन जो गिवन है उसमें 1 to 2 कहा गया है। 1 to 2 में एब्सॉर्ब होगी एनर्जी, एमिट नहीं होगी, स्पेक्ट्रा नहीं बनेगा। तो ध्यान रखें आंसर 1 to 2 नहीं होगा बल्कि 2 to 1 होगा। So your answer is B. The shortest wavelength of hydrogen atom in Lyman series is lambda. The longest wavelength in Balmer series of helium plus is 4 ऑप्शंस हैं। अगेन करेक्ट आंसर बताना है। फॉर्मूला तो फिर से वही रहेगा। अब आपसे ये कहा गया है कि हाइड्रोजन एटम की लाइमन सीरीज की जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है वो लैम्डा है। अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए n2 की वैल्यू हमेशा होती है इंफिनिटी, ये बात ध्यान रखें। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए n2 की वैल्यू हमेशा होगी n1 + 1। तो बात हम कर रहे हैं लाइमन सीरीज की, तो n1 की वैल्यू हो जाएगी 1। हाइड्रोजन की लाइमन सीरीज की बात हो रही है तो यहां हम फॉर्मूला रख लेते हैं वही जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया, 1/λ = r इंटू z² 1/n1² माइनस 1/n2²। यहां पर z की वैल्यू हो जाएगी 1 और क्योंकि बात लाइमन सीरीज की है n1 की वैल्यू 1 है और n2 की वैल्यू है इंफिनिटी। इक्वेशन नंबर 1 मिल गई आपको। अब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात करते हैं। अभी अभी आपको बताया था कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए n2 की वैल्यू होती है n1 + 1।
यहाँ हम बात कर रहे हैं हीलियम प्लस की बामर सीरीज की। बामर सीरीज के लिए N1 हमेशा होगा 2 और यहाँ पर N2 की वैल्यू हो जाएगी 2 + 1 = 3। इक्वेशन लिख लेते हैं 1 lambda ऑफ हीलियम प्लस = RZ² 1/N1² - 1/N2² में पुट करें सारी वैल्यूज, आपको मिल जाएगी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को थोड़ा सा सॉल्व करें तो लैम्डा ऑफ हीलियम प्लस अपॉन लैम्डा = 9/5 मिल जाएगा। इसका मतलब हीलियम प्लस की वेवलेंथ 9/5 टाइम्स होगी हाइड्रोजन की वेवलेंथ के। इट मीन्स योर आंसर इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच इज और आर इनकरेक्ट इज। आपको 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपको बताना है कितनी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। ध्यान रखें, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है सिर्फ। फर्स्ट स्टेटमेंट इज line emission spectra are used to study the electronic structure। ये तो आपको पता ही है, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा को फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रा भी कहा जाता है और वो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए यूज होते हैं। फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट है करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं, द एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स इन द गैस फेज शो अ कंटिन्यूअस स्प्रेड ऑफ वेवलेंथ फ्रॉम रेड टू वायलेट। अब अगर आपने रदरफोर्ड्स मॉडल के ड्रॉबैक्स पढ़े हैं तो उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही ये था कि वो एमिशन स्पेक्ट्रा जो कि कंटिन्यूअस नहीं था उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। मींस कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा नहीं होता है एलिमेंट्स का, एटम्स का, तो ये स्टेटमेंट हो जाती है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट, an absorption spectrum is like the photographic negative of an emission spectrum। इस बात को समझने के लिए हम emission spectrum और absorption spectrum की पिक्चर्स देख लेते हैं। एक किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का emission spectrum यहाँ पर शो किया गया है आपको। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रम है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का। उसी एलिमेंट का अगर हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखेंगे तो वो आपके सामने है। यहां पर आप देखें कि एग्जैक्टली सेम जगह पर डार्क लाइंस हैं जिस जगह पर कलर्ड लाइंस थी एमिशन स्पेक्ट्रम में। तो जिस तरह से फोटोग्राफ्स के नेगेटिव और पॉजिटिव रिलेटेड होते हैं एक दूसरे के साथ, जहां नेगेटिव में डार्क कलर होता है वहां पॉजिटिव में लाइट कलर होता है एंड वाइस वर्सा। सिमिलरली जहां एमिशन स्पेक्ट्रम में डार्क कलर होता है वहां एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम डिफरेंट कलर्स शो करता है और जहां एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में डार्क लाइन होती है वहां एमिशन स्पेक्ट्रम में एक कलर्ड लाइन होती है। इट मींस स्टेटमेंट नंबर C इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, द एलिमेंट हीलियम वाज डिस्कवर्ड इन द सन बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। ये भी एक फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट है और करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, A, C और D, और एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है B। हमसे पूछा गया था कि कितनी इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, तो योर आंसर इज 1। वैल्यूज ऑफ वर्क फंक्शन W0 फॉर अ फ्यू मेटल्स आर गिवन बिलो। यहाँ टेबल में कुछ मेटल्स हैं, उनकी वर्क फंक्शन की वैल्यूज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी गई हैं। The number of metals which will show photoelectric effect when light of wavelength 400 nanometer falls on it is। अब आपको बताना है कितने मेटल्स ऐसे हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे जब उन पर 400 नैनोमीटर्स की लाइट डाली जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइट मेटल्स पर डाली जा रही है उसकी एनर्जी मेटल के वर्क फंक्शन के बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकेगा। तो हम ये देख लेते हैं कि 400 नैनोमीटर वाली लाइट की एनर्जी कितनी होगी। वो एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सीधा साधा फॉर्मूला है, एनर्जी इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। h की वैल्यू और c की वैल्यू गिवन है। वेवलेंथ आपको क्वेश्चन में दी गई है 400 नैनोमीटर। यहां से हम एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे, पर ये एनर्जी हमें मिलेगी
जूल्स में। इस जूल्स वाली एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से। वैल्यू मिल जाएगी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां पर देख लेते हैं कि कौन से ऐसे मेटल्स हैं जिनका वर्क फंक्शन 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। ऐसे मेटल्स हैं 3, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इट मीन्स योर आंसर इज 3. The electron in the nth orbit of lithium 2 plus is excited to n plus orbit using the radiation of energy 1.47 into 10 to the power minus 17. The value of n is, ये पिक्चर में भी शो किया गया है कि nth ऑर्बिट से n+1 ऑर्बिट पर एक्साइट होता है लिथियम 2 प्लस का इलेक्ट्रॉन, और ऐसा करते हुए वो 1.47 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 जूल्स एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। आपको बताना है ये nth ऑर्बिट कौन सा है। nth ऑर्बिट से n+1th ऑर्बिट पर जाने में जो एनर्जी चेंज हुआ वो गिवन है 1.47 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 जूल्स। हम फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा E इज इक्वल टू RH इंटू जेड स्क्वायर 1/n स्क्वायर माइनस 1/n प्लस 1 स्क्वायर। लिथियम 2 प्लस के लिए Z की वैल्यू होगी 3, जो कि एटॉमिक नंबर है। RH है रिडबर्ग्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू गिवन है, वैसे आपको ये याद भी होनी चाहिए। और डेल्टा E क्वेश्चन में गिवन है 1.47 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 जूल्स। ये वैल्यूज फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो आपके पास 1/n स्क्वायर माइनस 1/n प्लस 1 होल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 0.75। अब इसको अगर आप सॉल्व करें तो आपको मिलेगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, n की वैल्यू एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलेगी। आंसर आपको मिल जाएगा, लेकिन वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग काम होगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, उसको सॉल्व करो, बहुत ही सरलता से कुछ सेकंड्स में आप सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें, बहुत से क्वेश्चंस में ये काम आएगा कि अगर ऐसे केस में n की वैल्यू होती है 1, तो 1/n स्क्वायर माइनस 1/n प्लस 1 होल स्क्वायर की वैल्यू 0.75 होगी। n की वैल्यू 1 हो तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/4 इक्वल टू 0.75। अब अगर n की वैल्यू 2 हो जाती है तो 1/n स्क्वायर माइनस 1/n प्लस 1 स्क्वायर की वैल्यू 0.14 हो जाएगी, क्योंकि वो वैल्यू होगी 1/4 माइनस 1/9। इसी तरीके से अगर n की वैल्यू 3 हो जाए तो वो हो जाएगी 1/9 माइनस 1/16, जो वैल्यू और भी कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा ये वैल्यू कम 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 और कम होती चली जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू यहां पर मिलेगी जबकि n इक्वल टू 1 है, और वो होगी 0.75। तो आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, 1 सेकंड के अंदर आप ये सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। योर आंसर इज 1। Given below are two statements. One is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. अब डिपेंडिंग अपॉन दीज स्टेटमेंट्स आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए होंगे, उसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा। पहले देख लेते हैं assertion A. In the photoelectric effect, the electrons are ejected from the metal surface as soon as the beam of light of frequency greater than the threshold frequency strikes the surface. आपको ये पता ही है कि जो इंसिडेंट लाइट होती है उसके अंदर जो एनर्जी है वो मेटल के वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है वो मेटल। तो इसका मतलब assertion A is correct. अब देख लेते हैं रीजन R. When the photon of any energy strikes an electron in the atom, transfer of energy from the photon to the electron takes place. अब ये स्टेटमेंट थोड़ी सी मिसलीडिंग है। एक्चुअली जब कोई फोटोन किसी भी एनर्जी का किसी इलेक्ट्रॉन को हिट करता है तब
उस फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर तो होती है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की टर्म्स में देखें तो ऐसा नहीं है कि किसी भी एनर्जी का फोटोन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर पाएगा। उस फोटोन में एनर्जी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर मेटल के वर्क फंक्शन से ज्यादा, तभी वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर पाएगा। इट मींस रीजन आर इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब आपके पास असर्शन और रीजन के बेस पर 4 ऑप्शंस हैं। आप ये देख सकते हैं कि असर्शन ए इज करेक्ट बट रीजन आर इज इनकरेक्ट। इसके बेस पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी। A is correct, but R is not correct. Electrons in a cathode ray tube have been emitted with a velocity of 1000 meters per second. The number of following statements which are true about the emitted radiation is. आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, कौन सी सही है ये बताना है। H की वैल्यू गिवन है, इलेक्ट्रॉन का मास गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। The de Broglie wavelength of the electron emitted is 666.67 nanometers. तो इसके लिए छोटी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वेलोसिटी गिवन है 1000 मीटर्स पर सेकेंड। h 6 × 10⁻³ जूल्स सेकेंड गिवन है। वेवलेंथ होता है h/mv। वैल्यूज पुट कर दें h की और mv की। डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ मिल जाएगी जिसकी वैल्यू आई 666.67 × 10⁻⁹ मीटर्स, जिसका मतलब होता है 666.67 नैनोमीटर्स। इसका मतलब ये स्टेटमेंट होती है करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द कैथोड रे ट्यूब। ये बात आप जानते हैं कि कैथोड रे ट्यूब में इलेक्ट्रोड्स का मटेरियल कुछ भी हो, जो रेज एमिट होती हैं, मींस इलेक्ट्रॉन्स सेम रहते हैं, इलेक्ट्रोड के मटेरियल पर डिपेंड नहीं करती ये रेज। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। द कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड। ये तो सही स्टेटमेंट है, इसीलिए उनको कैथोड रेज कहते भी हैं, क्योंकि वो कैथोड से स्टार्ट होती हैं। तो ये स्टेटमेंट हुई एक करेक्ट स्टेटमेंट। और अब देखते हैं लास्ट स्टेटमेंट। द नेचर ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन कैथोड रे ट्यूब। ये बात आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन एक यूनिवर्सल पार्टिकल है, सभी सब्सटेंसेस का इलेक्ट्रॉन सेम होता है, तो कौन सी गैस ली गई है इस बात पर डिपेंड नहीं करता। ये स्टेटमेंट हो जाती है गलत स्टेटमेंट। इसका मतलब अब हमारे पास 2 करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, ए और सी। और आपसे ये पूछा गया था कि जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं उनका नंबर क्या है। इसका मतलब आंसर इज 2। It is observed that characteristic X-ray spectra of elements show regularity. When frequency to the power n, that is nu to the power n of X-rays emitted, is plotted against atomic number z, following graph is obtained. यहाँ पर ग्राफ गिवन है nu to the power n और z के बीच में जो बनेगा। वैल्यू ऑफ n पूछी गई है, 4 ऑप्शंस हैं, करेक्ट आंसर बताना है। ये बात आपको पता है कि डेल्टा E जो कि h न्यू के बराबर है वो होता है 13.6 z स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर के। ये एक्सप्रेशन अप्लाई होती है किसी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर। इसका मतलब न्यू टू द पावर हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z। इस बात का मतलब ये हुआ कि स्क्वायर रूट ऑफ न्यू और z के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो इसी तरह की स्ट्रेट लाइन आएगी। और ये एक्सप्रेशन दी गई थी मोसलेस लॉ में भी, इसलिए n की वैल्यू होगी हाफ। करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेनरी मोसले स्टडीड कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स। द ग्राफ which represents his observation correctly is। 4 ग्राफ दिए गए हैं और आपसे ये पूछा गया है कि हेनरी मोसले एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा ग्राफ सही है।
यहाँ पर न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे एमिटेड और z है एटॉमिक नंबर। अभी अभी आपने पिछले क्वेश्चन में किया था कि न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर। इसका मतलब B इज योर करेक्ट आंसर। स्क्वायर रूट ऑफ न्यू और z के बीच एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। The number of incorrect statements about the black body from the following is। अब आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है, उसमें से कितनी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है ये बताना है। ध्यान रखें, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है, करेक्ट स्टेटमेंट्स नहीं। पहली स्टेटमेंट देखते हैं। Black body radiations emit or absorb energy in the form of electromagnetic radiation। ये तो आपको पता ही है कि ब्लैक बॉडीज सभी फ्रीक्वेंसीज या वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट भी करती हैं और एब्जॉर्ब भी करती हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट होगी करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एमिटेड रेडिएशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इसको समझने के लिए हम एक ग्राफ देख लेते हैं। पहले ये है ग्राफ आपके सामने, इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का है डिफरेंट टेम्परेचर्स पर। आप देख सकते हैं कि इसमें जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है वर्सेस इंटेंसिटी डिफरेंट टेम्परेचर पर ग्राफ डिफरेंट तरह का है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी होता है करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। एट अ गिवन टेम्परेचर इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व पासेस थ्रू अ मैक्सिमम वैल्यू। इसी ग्राफ में आप ये देख ही रहे हैं कि इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो एक मैक्सिमम वैल्यू से पास होता है किसी भी टेम्परेचर पर। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी होती है करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। द मैक्सिमम ऑफ द इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व इज एट अ हायर फ्रीक्वेंसी एट हायर टेम्परेचर कंपेयर टू दैट एट लोअर टेम्परेचर। तो इन ग्राफ्स में आप देख सकते हैं ये तीन अलग अलग टेम्परेचर्स पर ग्राफ है और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी की तरफ शिफ्ट हो जाती है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी करेक्ट स्टेटमेंट है। अब आपसे पूछा गया था कि इन चारों स्टेटमेंट्स में से कितनी इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, तो यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है 0। योर आंसर इज 0। The wavelength of an electron of kinetic energy 4.5 into 10 to the power minus 29 joule is 10 to the power minus 5 meters की टर्म्स में आंसर देना है और नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। इलेक्ट्रॉन का मास और प्लैंक्स कांस्टेंट गिवन है। जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो होगा लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv। यहाँ लैम्डा है वेवलेंथ। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है होती है हाफ mv स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं हाफ mv होल स्क्वायर अपॉन m। यहां से अगर हम mv की वैल्यू ले लें तो हमें मिल जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू m इंटू काइनेटिक एनर्जी। m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अगर हम mv की ये वैल्यू पहली इक्वेशन में पुट कर दें तो हमें मिलेगी एक्सप्रेशन लैम्डा इक्वल टू h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी। यहां पर अगर हम सारी वैल्यूज पुट करें तो आंसर मिलेगा 7.3 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर्स। क्योंकि आंसर 10 टू द पावर -5 मीटर्स की टर्म्स में और नियरेस्ट इंटीजर पर देना है, इसलिए आंसर होगा 7। The energy of 1 mole of photons of radiation of frequency 2 into 10 to the power 12 hertz in joule per mole is। यहां पर भी आंसर देना है नियरेस्ट इंटीजर पर। h की वैल्यू गिवन है और एवोगैड्रोस नंबर भी गिवन है। ये एकदम आसान सा क्वेश्चन है। एनर्जी हो जाएगी NH न्यू, जहां की n है नंबर ऑफ फोटॉन्स। n की वैल्यू पुट करें 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। h आपको गिवन है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 और न्यू क्वेश्चन में गिवन है 2 इंटू 10 टू द पावर 12 हर्ट्ज।
कैलकुलेट करें, आंसर मिलेगा 798.03 जूल्स। क्योंकि आंसर आपको नियरेस्ट इंटीजर पर देना है, इसलिए आंसर इज 798 joules. The total number of isoelectronic species from the given set is। अब आपको कुछ एटम्स और आयंस का सेट दिया है और ये बताना है कि इसमें से कितने स्पीसीज आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं। O का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो O2 माइनस का मतलब हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड करेंगे, इसमें हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर हुआ 9, F माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड करेंगे, टोटल हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। एल्यूमिनियम एटॉमिक फॉर्म में ही दिया है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 13, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे 13। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होगा, प्लस 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स कम करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 10। सोडियम का एटॉमिक नंबर होगा 11, प्लस 1 चार्ज का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, O प्लस बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन कम करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 7। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होगा 12 और यहाँ पर मैग्नीशियम क्योंकि एटॉमिक फॉर्म में ही है तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे 12। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, एल्यूमिनियम 3 प्लस बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। क्लोरीन एटॉमिक फॉर्म में है और इलेक्ट्रॉन्स हैं 9। अब देख लेते हैं, इसमें 5 ऐसे स्पीसीज हैं जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। O2 माइनस, F माइनस, मैग्नीशियम 2 प्लस, Na प्लस and aluminium 3 plus. So your answer is 5. Which one of the following sets of ions represents a collection of isoelectronic species? यहाँ पर कुछ एटॉमिक नंबर्स दिए हुए हैं और 4 ऐसे सेट्स दिए हुए हैं स्पीसीज के, जिसमें आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा सेट है जिसके सभी स्पीसीज आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं। इसके लिए आप एक सिंपल चीज याद रखें कि अगर उस पर्टिकुलर सेट में कोई भी 2 स्पीसीज ऐसे हैं जो सेम ग्रुप में हैं पर उनका पीरियड डिफरेंट है, तो वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक होने की संभावना उनकी बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि सेम ग्रुप होने पर और पीरियड डिफरेंट होने पर सीधे सीधे कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन्स तो उस एलिमेंट में ऐड हो ही जाते हैं। तो उसका यूनी पॉजिटिव या यूनी नेगेटिव या बाई पॉजिटिव या बाई नेगेटिव आयंस का आइसोइलेक्ट्रॉनिक होने की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। ऑप्शन ए में देखें तो ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, ऑप्शन बी में देखें तो कैल्शियम के नीचे स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम, तो इनका भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ऑप्शन सी की बात करते हैं, लिथियम के नीचे आएगा सोडियम और मैग्नीशियम के नीचे आएगा सेम ग्रुप में डिफरेंट पीरियड में कैल्शियम। ऑप्शन डी की बात करें, पोटेशियम, क्लोरीन, कैल्शियम और स्कैंडियम के आयंस दिए हैं। पोटेशियम में होंगे 19 इलेक्ट्रॉन्स, एक बाहर करें 18 हो जाएंगे। क्लोरीन में 17, एक ऐड करें 18 हो जाएंगे। कैल्शियम में 20, 2 बाहर करें 18 हो जाएंगे। स्कैंडियम में 21, 3 बाहर करें 18 हो जाएंगे। इसलिए डी ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है कि इस सेट के सभी स्पीसीज आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं, सभी में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। योर आंसर इज डी। Nd2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। अब Nd होता है नियोडीमियम और उसका एटॉमिक नंबर होता है 60। तो 60 एटॉमिक नंबर के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले देख लेते हैं कि क्या होगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f4 और 5d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, 0 रहेगा। 4f4 पर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 60। अब आप चाहें तो इसको xe की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 54। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ज़ीनॉन के बाद 6s2, 4f4, 5d 0। अब कभी-कभी स्टूडेंट्स ऐसी गलती कर देते हैं कि 2+ आयन बनाने के लिए 4f में से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, पर ऐसा होगा नहीं। आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा,
यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल है सिक्स्थ शेल के एस सब शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 प्लस आयन बनाने के लिए वो ही 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएंगे और Nd2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4f4 6s0 5d0. It means your correct answer is C. Maximum number of electrons that can be accommodated in shell with n equal to 4 are 4 ऑप्शंस हैं, करेक्ट आंसर बताना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो किसी शेल में हो सकते हैं वो होते हैं 2n स्क्वायर, जहां की n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n की वैल्यू गिवन है 4, तो 2 इंटू n स्क्वायर हो जाएगा 32. योर आंसर इज B. The number of s electrons present in an ion with 55 protons in its unipositive state is, 4 ऑप्शंस हैं, करेक्ट आंसर बताना है। अब 55 प्रोटॉन्स हैं, इसका मतलब एटॉमिक नंबर हुआ 55, लेकिन अगर ये यूनिपॉजिटिव स्टेट की बात कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, मींस इलेक्ट्रॉन्स 55 न होकर होंगे 54। तो हमें 54 इलेक्ट्रॉन्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा पहले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6। बस अब आपको ये देख लेना है कि s सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1s 2s 3s 4s 5s, बस मीन्स s सब शेल में हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। Your correct answer is A. The magnetic moment of a transition metal compound has been calculated to be 3.87 Bohr's magneton. The metal ion is, 4 ऑप्शंस हैं, फिर से करेक्ट आंसर बताना है। सबसे पहले देख लेते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होगा √n इंटू n+2 बोहर्स मैग्नेटॉन। यहाँ n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब एक एक करके इन चारों में देख लेते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होगा 22 और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 4s2 3d2। टाइटेनियम 2 प्लस की बात करें तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा आउटर मोस्ट शेल से, यानी 4s से, और टाइटेनियम 2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 4s0 3d2। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 23, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 4s2 3d3। आपको 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं तो वो 2 इलेक्ट्रॉन अगेन निकलेंगे 4s में से। वेनेडियम 2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 4s0 3d3। क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम एक स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d4 नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 4s1 3d5। एक स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन है, इसका हमेशा ध्यान ही रखें। अब यहाँ पर क्रोमियम 2 प्लस बनाना है तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा 4s में से और बाकी बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा 3d में से। क्रोमियम 2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 4s0 3d4। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर होगा 25, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 4s2 3d5। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, अगेन 4s में से बाहर जाएंगे, मैंगनीज 2 प्लस हो जाएगा आर्गन 4s0 3d5। अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो टाइटेनियम 2 प्लस में हो जाएंगे 2, वेनेडियम 2 प्लस में 3, क्रोमियम 2 प्लस में 4 और मैंगनीज 2 प्लस में 5। तो अब अगर आप मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला देखें तो 3.87 बोहर्स मैग्नेटॉन। मैग्नेटिक मोमेंट पाने के लिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए होंगे 3। तो आंसर तो आपको मिल गया है वैसे, पर आप चाहें तो मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। इन सभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए मैग्नेटिक मोमेंट्स यहाँ कैलकुलेट करके दिए गए हैं। 3.87 आपको मिलता है वेनेडियम 2 प्लस पर, तो आपका आंसर हुआ बी। द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज, यहाँ 5 स्टेटमेंट्स दी गई हैं।
आपको बताना है कि कितनी करेक्ट स्टेटमेंट्स है। पहली स्टेटमेंट देखते हैं। फॉर 1s ऑर्बिटल द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस। अब इसको समझने के लिए हम 1s ऑर्बिटल का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ देख लेते हैं। यह है आपके सामने 1s ऑर्बिटल का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस के पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हो जाती है करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बी देखते हैं। For 2s orbital, the probability density first increases to maximum and then decreases sharply to 0. 2s ऑर्बिटल का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ देख लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि पहले वो डिक्रीज करती है मिनिमम पर और उसके बाद इंक्रीज करती है, जबकि इस बी स्टेटमेंट में लिखा है कि पहले इंक्रीज करेगी फिर डिक्रीज करेगी, तो ये स्टेटमेंट हो जाती है एक रॉन्ग स्टेटमेंट। सी स्टेटमेंट देखते हैं। Boundary surface diagrams of the orbitals encloses a region of 100% probability of finding the electron. Boundary surface diagrams जो होते हैं वो maximum probability तो show करते हैं, पर वो 100% नहीं होती, तो इसलिए ये statement एक गलत statement होती है। Statement D देखते हैं। P and D orbitals have 1 and 2 angular nodes respectively. अब number of angular nodes आपको पता है L के बराबर होते हैं, जहां की L एज़ोमिथाइल क्वांटम नंबर है। p ऑर्बिटल्स के लिए L की वैल्यू होती है 1 और d ऑर्बिटल्स के लिए L की वैल्यू होगी 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि p ऑर्बिटल्स के लिए एंगुलर नोड्स 1 और d ऑर्बिटल्स के लिए एंगुलर नोड्स हुए 2। d स्टेटमेंट एक करेक्ट स्टेटमेंट होती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ p ऑर्बिटल इज 0 एट द न्यूक्लियस। तो इसका भी हम ग्राफ देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 2p ऑर्बिटल में देखें तो न्यूक्लियस पर 0 होती है, इसका मतलब ये एक करेक्ट स्टेटमेंट हुई। अब हमसे ये पूछा गया था कि कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आंसर इज 3। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। एनर्जी का ऑर्डर देखने के लिए जनरली हम n+l रूल का इस्तेमाल करते हैं। जिसकी n+l ज्यादा होती है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। चारों ही सेट्स के लिए n+l वैल्यू देख लेते हैं। A के लिए n+l होगा 3, B के लिए 4, C के लिए अगेन 4 और D के लिए n+l हो जाएगा 5। तो ये तो हमें पता है कि जिसका n+l ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। इसका मतलब ये हुआ कि D की एनर्जी सबसे ज्यादा और A की एनर्जी सबसे कम होगी। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है वैसे आपके पास, तो आंसर तो यहाँ मिल जाएगा। फिर भी आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखें कि अगर n+l बराबर होगा तो क्या होगा। ऐसे केस में जब भी n ज्यादा होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए हमें जो ऑर्डर मिलेगा वो ये होगा और करेक्ट आंसर होगा D। The number of atomic orbitals from the following having 5 radial nodes is। अब आपको कुछ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दिए गए हैं और इनमें से कितनों में 5 रेडियल नोड्स हैं ये आपको बताना है। तो रेडियल नोड्स का पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। n-l-1 होता है, जहां पर n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l है एज़ोमिथाइल क्वांटम नंबर। अब s ऑर्बिटल्स के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए l की वैल्यू 1 और d के लिए l की वैल्यू 2 होती है, ये आपको पता ही है। तो अब सभी के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं कि रेडियल नोड्स कितनी होंगी। 7s की बात करें तो n-l-1 की वैल्यू आ जाएगी 7 - 0 - 1 = 6। 7p के लिए n की वैल्यू 7 और l की वैल्यू 1 होगी, तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स हो जाएंगी 5। 6s के लिए n की वैल्यू 6 और s की वैल्यू 0 होगी, तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स होंगी 5। 8p के लिए n की वैल्यू 8 और l की वैल्यू 1 होगी, तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स होंगी 6। 8d के लिए n की वैल्यू 8 और l की वैल्यू 2 होगी, तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स हो जाएंगी 5। अब आप ये देख सकते हैं कि 7p, 6s और 8d ये 3 ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिनमें रेडियल नोड्स हैं 5। और आपसे यही पूछा गया था कि कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं इनमें से जिनमें रेडियल नोड्स 5 होंगी। सो योर आंसर इज 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नंबर ऑफ गिवन ऑर्बिटल्स विच हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस इज। अब आपको कुछ ऑर्बिटल्स दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस की डायरेक्शन में किस में है। px, py, pz, dxy, dyz, dxz, dz स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो इन सभी की शेप्स हम एक बार देख लेते हैं। ये हो गया px, x एक्सिस की तरफ सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब देखते हैं py, इसमें y एक्सिस के अलोंग है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और pz में z एक्सिस के अलोंग है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। dxy में x और y के बीच पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, अलोंग एक्सिस नहीं है। dyz में y और z एक्सिस के बीच में है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, किसी भी एक्सिस के अलोंग नहीं है। dxz में x और z एक्सिस के बीच में है पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, किसी भी एक्सिस के अलोंग नहीं है। dz स्क्वायर में z एक्सिस के अलोंग होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर में x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के अलोंग होती है पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसका मतलब आपके पास p ऑर्बिटल्स में px, py, pz और d ऑर्बिटल्स में dz स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिनमें एक्सिस के अलोंग सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। इट मींस योर आंसर इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the boiling points of the two solvents X and Y having same molecular weights are in the ratio 2:1 and their enthalpy of vaporizations are in the ratio 1:2, then the boiling point elevation constant of X is m times the boiling point elevation constant of Y. The value of m is nearest integer पर आंसर देना है आगे। अब यहाँ क्वेश्चन में ही गिवन है कि boiling point of X divided by boiling point of Y equal to 2/1 और साथ में ये भी गिवन है कि एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ y विल बी इक्वल टू 1/2 और आपसे क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ x डिवाइडेड बाय मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ y इक्वल टू m। आपसे m की वैल्यू पूछी गई है। फॉर्मूला होता है kb के लिए r tb स्क्वायर into molar mass divided by 1000 into delta H vaporization। ऐसे सभी फॉर्मूले के लिए मैंने एक वीडियो पहले से बनाकर अपलोड किया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वीडियो देख सकते हैं। kb of x upon kb of y इक्वल टू m है और kb क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है tb स्क्वायर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेल्टा h के, इसलिए ये वैल्यू हो जाएगी tb of x square divided by tb of y square multiplied by delta h of y divided by delta h of x। tb of x divided by tb of y की वैल्यू गिवन है 2, उसका हम स्क्वायर करेंगे। डेल्टा एच एक्स अपॉन डेल्टा एच वाई की वैल्यू गिवन है 1/2, इसलिए डेल्टा एच वाई अपॉन डेल्टा एच एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2। दोनों वैल्यूज पुट करें, आंसर मिल जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The vapor pressure versus temperature curve for a solution solvent system is shown below. The boiling point of the solvent is डिग्री सेल्सियस में आंसर देना है। ग्राफ देख लेते हैं जो कि आपको गिवन है। अब ये बात आपको पता है कि जब भी हम प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है और किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर उसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो। अब यहाँ पर दो वेपर प्रेशर कर्व्स हैं, क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है प्योर सॉल्वेंट से, इसलिए सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कर्व ये वाला होगा। इस वेपर प्रेशर कर्व में जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट होगा प्योर सॉल्वेंट का। इसका मतलब ये हुआ कि प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हुआ 82 डिग्री सेल्सियस और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हुआ 83 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन में आपसे प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है, हेंस योर आंसर इज 82। नेक्स्ट,
A solution containing 2 grams of a non-volatile solute in 20 grams of water boils at 373.52 Kelvin. The molecular mass of the solute is ग्राम्स पर मोल में आंसर देना है, नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। वाटर का Kb गिवन है 0.52 केल्विन Kg पर मोल और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर गिवन है 373 केल्विन। क्वेश्चन में क्योंकि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट गिवन है 373.52 और प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट भी गिवन है 373, तो इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 373.52 माइनस 373 दैट इज 0.52 केल्विन। फॉर्मूला आपको पता है डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी होगा। केबी की वैल्यू भी गिवन है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। डेल्टा टीबी और केबी के वैल्यूज पुट कर देते हैं, मोलालिटी मिल जाएगी। मोलालिटी के लिए फॉर्मूला होता है 1000 W1 डिवाइडेड बाय M1 W2। यहाँ W1 होता है मास ऑफ सॉल्यूट, W2 होता है मास ऑफ सॉल्वेंट और M1 होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट क्वेश्चन में गिवन है 2 ग्राम्स, मास ऑफ सॉल्वेंट भी क्वेश्चन में गिवन है 20 ग्राम्स। सभी वैल्यूज पुट करते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मिल जाएगा 100। If the degree of dissociation of aqueous solution of weak monobasic acid is determined to be 0.3, then the observed freezing point will be dash % higher than the expected or theoretical freezing point. Nearest integer पर आंसर देना है। अब आपको पता है want of factor होता है 1 plus n minus 1 alpha। मोनोबेसिक एसिड का मतलब हुआ एक रिप्लेसेबल H प्लस आयन, इसका मतलब एसिड का एक मॉलिक्यूल 2 पार्टिकल्स में डिसोसिएट होगा, तो N की वैल्यू यहां हो जाएगी 2 और अल्फा जो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो आपको क्वेश्चन में दी हुई है 0.3। दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं, अल्फा इक्वल टू 0.3, आई हो जाएगा 1 प्लस अल्फा जिसकी वैल्यू हमें मिलेगी 1.3। आई होता है ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहां हम जिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए हम वॉन्ट ऑफ फैक्टर का यूज नहीं करते हैं और ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए वॉन्ट ऑफ फैक्टर का यूज होता है। तो यहां पर अगर हम परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहते हैं, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को और उसको डिवाइड करेंगे थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से और मल्टीप्लाई करेंगे देन 100 से। तो ऑब्जर्व्ड डेल्टा टीएफ होगा I इंटू के एफ इंटू मोलालिटी और थ्योरेटिकल डेल्टा टीएफ होगा के एफ इंटू मोलालिटी। वैल्यूज पुट करेंगे, इसकी वैल्यू आपको मिलेगी I माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 100। I की वैल्यू क्योंकि 1.3 है तो ये टोटल वैल्यू आपको मिल जाएगी 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20% of acetic acid is dissociated when its 5 grams is added to 500 ml of water. The depression in freezing point of such solution is dash into 10 to the power minus 3 degree Celsius. Atomic masses सबके given है, molar depression constant of water given है 1.86 Kelvin kg per mole और डेंसिटी ऑफ वाटर भी गिवन है 1 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आई जो कि वॉन्ट ऑफ फैक्टर होता है वो तो आपको पता ही है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा होगा। डिसोसिएशन यहाँ पर गिवन है 20%, इसका मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगी 20 डिवाइडेड बाय 100 मींस 0.2। अल्फा की वैल्यू हुई 0.2 और एसिटिक एसिड की बात कर रहे हैं तो उसका एक मॉलिक्यूल 2 पार्टिकल्स में डिसोसिएट होगा, इसलिए n की वैल्यू हो जाएगी 2। अब I को अगर हम कैलकुलेट करें अल्फा और n की वैल्यूज पुट करके तो I की वैल्यू मिल जाएगी 1.2। डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला आपको पता है I इंटू के एफ इंटू मोलालिटी। के एफ गिवन ही है, I आपने कैलकुलेट कर लिया है, वैल्यूज पुट करते हैं। क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है 5 ग्राम्स और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट गिवन है 500 ml, पर डेंसिटी क्योंकि सॉल्वेंट की 1 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब है इसलिए मास ऑफ सॉल्वेंट भी होगा 500 ग्राम्स
और मोलर मास एसिटिक एसिड यानी CH3COOH का होगा 60। ये सभी वैल्यूज पुट कर दें तो डेल्टा TF की वैल्यू मिल जाएगी 0.372। पर आंसर आपको 10 टू द पावर -3 की टर्म्स में देना है, इसलिए ये वैल्यू होगी 372 इंटू 10 टू द पावर -3। आंसर हुआ 372। नेक्स्ट, 25 ml of an aqueous solution of potassium chloride was found to require 20 ml of 1 molar silver nitrate solution when titrated using potassium chromate as an indicator. What is the depression in freezing point of potassium chloride solution of the given concentration? आंसर आपको नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। Kf की वैल्यू गिवन है 2 केल्विन kg पर मोल। दो चीजें आपको एज्यूम करनी है, एक 100% आयनाइजेशन और दूसरा डेंसिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन एज 1 ग्राम्स पर ml। पोटेशियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट दोनों के वैलेंसी फैक्टर्स क्योंकि 1 होंगे, M1V1 will be equal to M2V2। पोटेशियम क्लोराइड का वॉल्यूम हुआ 25 ml, मोलैरिटी को M पुट किया है, सिल्वर नाइट्रेट का वॉल्यूम 20 ml और मोलैरिटी गिवन है 1। यहां से मोलैरिटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड कैलकुलेट कर लेते हैं 4/5 यानी 0.8। फॉर्मूला फिर से वही यूज होगा, डेल्टा TF इक्वल टू I KF इंटू मोलैरिटी। 100% आयनाइजेशन कहा गया है क्वेश्चन में, इसलिए अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 1। बात हम पोटेशियम क्लोराइड की कर रहे हैं, इसलिए N की वैल्यू होगी 2। पोटेशियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल 2 आयंस में डिसोसिएट होगा। I होता है 1 + N-1 अल्फा। यहां पर N और अल्फा दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं, I की वैल्यू मिल जाएगी 2। डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू मोलैलिटी में ये सभी वैल्यूज पुट कर दें। I की वैल्यू है 2, KF आपको गिवन है 2 केल्विन kg पर मोल और मोलैलिटी हमने अभी कैलकुलेट की 0.8 मोलर, तो ये वैल्यूज आ गई 3.2। आंसर क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर पर देना है, इसलिए आंसर होगा 3। Sea water contains 29.25% sodium chloride and 19% MgCl2 by weight of solution. The normal boiling point of the sea water is डिग्री सेल्सियस में आंसर देना है, नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। अब अगर सॉल्यूशन हो 100 ग्राम्स तो उसमें 29.25 ग्राम्स हो जाएगा सोडियम क्लोराइड और 19 ग्राम्स हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होगा 100 - 29.25 + 19 और वो आपको मिल जाएगा 51.75 ग्राम्स। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला रहता है डेल्टा TB = I इंटू मोलैलिटी इंटू KB। यहाँ पर सॉल्यूट हैं 2, इसलिए फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। डेल्टा TB विल बी इक्वल टू I इंटू मोलैलिटी ऑफ फर्स्ट सॉल्यूट प्लस I इंटू मोलैलिटी ऑफ सेकेंड सॉल्यूट और इस सम को हम मल्टीप्लाई करेंगे KB से। अब मोलैलिटी होता है 1000 W1/M1 W2, जहां पर W1 है मास ऑफ सॉल्यूट, W2 मास ऑफ सॉल्वेंट और M1 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होगा। फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब हम पहले सोडियम क्लोराइड की बात कर लेते हैं। सोडियम क्लोराइड का एक पार्टिकल 2 पार्टिकल्स में डिसोसिएट होगा, इसलिए I की वैल्यू हो जाएगी 2। सॉल्यूट का मास है 29.25 ग्राम्स, सॉल्वेंट का मास है 51.75 ग्राम्स, सोडियम क्लोराइड का मोलर मास हुआ 58.5। इसी तरीके से अगर हम बात करें MgCl2 की तो उसमें एक पार्टिकल 3 पार्टिकल्स में डिसोसिएट होगा, इसलिए I की वैल्यू हो जाएगी 3। सॉल्यूट का मास 19 ग्राम्स और सॉल्यूट यानी MgCl2 का मोलर मास हुआ 95। KB वाटर का होता है 0.52 केल्विन kg पर मोल। यहां से अगर आप कैलकुलेट करें तो डेल्टा TB की वैल्यू मिल जाएगी 16.075। इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यानी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये 16.075 जो कि डेल्टा TB की वैल्यू है उसको ऐड करते हैं, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा 100 + 16.07 116.07 डिग्री सेल्सियस।
आंसर क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर पर देना है इसलिए आपका आंसर होगा 116। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेड स्टोरेज बैटरी कंटेन्स 38% by weight solution of H2SO4. The want-off factor is 2.67 at this concentration. The temperature in Kelvin at which the solution in the battery will freeze is। आंसर नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट वाटर का गिवन है 1.8 केल्विन केजी पर मोल। यहाँ पर 38% बाय वेट सॉल्यूशन है H2SO4 का, तो इसलिए अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन होगा तो उसमें 38 ग्राम सॉल्यूट A यानी H2SO4 होगा, तो सॉल्वेंट हो जाएगा 62 ग्राम्स। I यानी बॉन्ड-हैव फैक्टर गिवन है 2.67। डेल्टा TF के लिए फॉर्मूला I इंटू KF इंटू मोलैलिटी होगा। सभी वैल्यूज पुट कर देते हैं। I की वैल्यू 2.67, KF की वैल्यू 1.8, मोलैलिटी के लिए मास ऑफ सॉल्यूट 38, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज मोलर मास ऑफ H2SO4 वो हो जाएगा 98, मास ऑफ सॉल्वेंट क्योंकि 62 ग्राम्स है इसलिए केजी में मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 0.062। सॉल्व करें तो वैल्यू मिलेगी 30। तो मतलब ये सॉल्यूशन फ्रीज होगा 30 डिग्री सेल्सियस या 30 केल्विन कम टेम्परेचर पर। हम केल्विन में कैलकुलेट कर लेते हैं। 273 माइनस 30 इक्वल टू 243 Kelvin will be your answer. The vapor pressure of 30% weight by volume aqueous solution of glucose is dash millimeters of mercury at 25 degrees Celsius. The density of 30% weight by volume aqueous solution of glucose is 1.2 grams per centimeter cube and vapor pressure of pure water is 24 millimeters of mercury. Molar mass of glucose is 180 grams per mole. 30% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये हुआ कि 30 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व किया गया है 100 ml सॉल्यूशन में। क्योंकि डेंसिटी गिवन है 1.2 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब और वॉल्यूम हो गया 100 ml, तो हम वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम दैट इज 100 ml इंटू 1.2 ग्राम्स पर ml इक्वल टू 120 ग्राम्स आ जाएगा। 120 ग्राम्स सॉल्यूशन में 30 ग्राम्स ग्लूकोज है, तो सॉल्वेंट का वेट हो जाएगा 120 माइनस 30 इक्वल टू 90 ग्राम्स। फॉर्मूला यूज करेंगे P0A माइनस PS डिवाइडेड बाय PS इक्वल टू I नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर P0A है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और PS है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। I होगा वांट ऑफ फैक्टर और I इंटू NB बाय NA को हम लिख सकते हैं I इंटू मोलैलिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000। प्योर सॉल्वेंट यानी वाटर का वेपर प्रेशर गिवन है 24, मोलर मास वाटर का हमें पता है 18 होगा। फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए सभी वैल्यूज हमें पता है। सॉल्यूट का मास है 30 ग्राम्स, मोलर मास 180, सॉल्वेंट का मास हुआ 90 ग्राम्स, उसको केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं 90 डिवाइडेड बाय 1000, तो मोलैलिटी आ जाएगी 1.85। मोलैलिटी की इस वैल्यू को ये फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा 24 माइनस PS डिवाइडेड बाय PS 1.85 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 1000। यहाँ पर सॉल्यूट क्योंकि ग्लूकोज है जो कि एक नॉर्मल सॉल्यूट है, डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होता है, इसलिए I की वैल्यू 1 होगी। थोड़ा सा सॉल्व करें तो PS की वैल्यू मिल जाएगी 23.22 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Mass of urea NH2CONH2 required to be dissolved in 1000 grams of water in order to reduce the vapor pressure of water by 25% is। ग्राम्स में आंसर देना है, नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। मोलर मासेस सभी के गिवन है। फॉर्मूला वही यूज करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया। P0 माइनस PS डिवाइडेड बाय PS इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर रिड्यूस करना है बाय 25%, इसलिए प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अगर हमने P0 लिया है
तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उससे 25% कम मींस 0.75 पी नॉट पुट कर देंगे। मास ऑफ सॉल्यूट मींस मास ऑफ यूरिया हमने ले लिया है x ग्राम्स, मोलर मास यूरिया का 60 है और सॉल्वेंट का मास 1000 ग्राम्स और मोलर मास ऑफ वाटर 18 है। सभी वैल्यूज अगर हम पुट करें तो x की वैल्यू मिल जाएगी 10,000 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 1111 ग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 80 mole percent of MgCl2 is dissociated in aqueous solution. The vapor pressure of 1 molar aqueous solution of MgCl2 at 38 degree Celsius is millimeters of mercury में आंसर देना है, नियरेस्ट इंटीजर पर आंसर देना है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 38 डिग्री सेल्सियस गिवन है 50 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। MgCl2 के डिसोसिएशन की बात की गई है। MgCl2 का एक मॉलिक्यूल 3 आयंस में डिसोसिएट होगा, एक आयन Mg2+ का और 2 Cl- के। 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि 1 मोल 1 kg सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, तो इनिशियल मोल्स हैं 1 MgCl2 के, तो Mg2+ और Cl- के इनिशियल मोल्स होंगे 0। क्वेश्चन में कहा गया है कि 80 मोल % MgCl2 डिसोसिएट होगा, तो इसका मतलब 1 मोल में से 0.8 मोल्स डिसोसिएट होंगे, तो Mg2+ के 0.8 मोल्स बनेंगे और Cl- के बनेंगे 2 into 0.8 दैट इज 1.6 मोल्स। टोटल मोल्स हो जाएंगे 2.6। सॉल्वेंट क्योंकि 1 kg है इसलिए मोलैलिटी हो जाएगी 2.6 मोलल। फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। P naught minus PS divided by P naught equal to I into number of moles of solute divided by total number of moles, that is number of moles of solvent plus number of moles of solute। यहाँ पर number of moles of solute 2.6 है और number of moles of solvent के लिए हम 1 kg solvent यानी वाटर को मोल्स में कन्वर्ट कर देंगे उसके मोलर मास से डिवाइड करके, तो मोल्स ऑफ वाटर हो जाएंगे 1000 डिवाइडेड बाय 18। सभी वैल्यूज पुट करेंगे, पीएस की वैल्यू मिल जाएगी 47.76 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। आंसर क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर पर देना है इसलिए आंसर होगा 48 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The total pressure observed by mixing two liquids A and B is 350 millimeters of mercury when their mole fractions are 0.7 and 0.3 respectively. The total pressure becomes 410 millimeters of mercury if the mole fractions are changed to 0.2 and 0.8 respectively for A and B. The vapor pressure of pure A is millimeters of mercury में आंसर देना है, नियरेस्ट इंटीजर पर देना है और क्वेश्चन में कहा गया है कि कंसीडर द लिक्विड्स एंड सॉल्यूशंस बिहेव आइडियली। राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए हो जाएगा एक्स ए इंटू पी नॉट ए और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी हो जाएगा एक्स बी इंटू पी नॉट बी। यहाँ पर एक्स ए है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन फेज और P नॉट A है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A। क्वेश्चन में कहा गया है कि जब मोल फ्रैक्शन A की 0.7 और B की मोल फ्रैक्शन 0.3 हो तो टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का 350 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी है। ये सभी वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी 0.7 इंटू पी नॉट ए प्लस 0.3 इंटू पी नॉट बी इक्वल टू 350। क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि जब मोल फ्रैक्शन A की 0.2 और B की मोल फ्रैक्शन 0.8 है तब सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर 410 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी है। ये वाली सभी वैल्यूज भी हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी 0.2 इंटू पी नॉट ए प्लस 0.8 इंटू पी नॉट बी इक्वल टू 410। अब हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं पी नॉट ए और पी नॉट बी और दो इक्वेशंस भी हैं। सॉल्व करें, पी नॉट ए और पी नॉट बी की वैल्यू मिल जाएगी। पी नॉट ए इक्वल टू 314 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी
और P naught B 434 millimeters of mercury. क्योंकि क्वेश्चन में आपसे सिर्फ प्योर ए का वेपर प्रेशर पूछा गया है, इसलिए आंसर होगा 314 millimeters of mercury. Solution of 12 grams of non-electrolyte A prepared by dissolving it in 1000 grams of water exert the same osmotic pressure as that of 0.05 molar glucose solution at the same temperature. The empirical formula of A is CH2O. The molecular mass of A is grams में आंसर देना है, नियरेस्ट इंटीजर पर देना है. ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता है, पाई इक्वल टू आई सी एस टी होगा. आई यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर है, सी है मोलैरिटी, एस सॉल्यूशन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू गैस कांस्टेंट के बराबर ही होती है, और टी है टेम्परेचर इन केल्विन. क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है, इसलिए I की वैल्यू 1 होगी. फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा पाई इक्वल टू सी एस टी में. क्वेश्चन में गिवन है कि A का ऑस्मोटिक प्रेशर ग्लूकोज के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर है. अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, सेम टेम्परेचर पर, तो क्योंकि S की वैल्यू भी दोनों के लिए सिमिलर होगी और टेम्परेचर भी सेम हो जाएगा, तो दोनों की मोलैरिटी सेम होगी. C of A will be equal to C of glucose. C है मोल्स पर लीटर. A के लिए क्वेश्चन में कहा गया है कि 12 ग्राम सॉल्यूट लिया है 1000 ml वाटर में, तो उसकी मोलैरिटी या कंसंट्रेशन हो जाएगी 12 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ A डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स. यहां हमने मोलर मास A का ले लिया है X. इसकी वैल्यू आ गई 12 डिवाइडेड बाय X. ग्लूकोज की मोलैरिटी सॉल्यूशन में गिवन है और A की मोलैरिटी या कंसंट्रेशन ग्लूकोज की कंसंट्रेशन के बराबर है, इसलिए 12 डिवाइडेड बाय X 0.05 हो जाएगा. X की वैल्यू कैलकुलेट करें तो मिलेगी 240 ग्राम्स पर मोल. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 0.004 molar K2SO4 solution is isotonic with 0.01 molar glucose solution. Percentage dissociation of K2SO4 is nearest integer में आंसर देना है. अब यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि K2SO4 का ऑस्मोटिक प्रेशर 0.01 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर है. पाई की वैल्यू होती है ICST. यहाँ पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर. अब ग्लूकोज क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है, उसके लिए I की वैल्यू 1 हो जाएगी, लेकिन K2SO4 एक इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए I into C of K2SO4 will be equal to C of glucose. अब K2SO4 की कंसंट्रेशन गिवन है 0.004 मोलर और ग्लूकोज सॉल्यूशन की भी कंसंट्रेशन गिवन है 0.01 मोलर. दोनों की वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो आपको मिलेगा I into 0.004 इक्वल टू 0.01. यहां से मिल जाएगी I की वैल्यू इक्वल टू 2.5. अब अगर हम K2SO4 का डिसोसिएशन देखें तो K2SO4 डिसोसिएट होगा 2K प्लस SO4 2-. मतलब K2SO4 का एक मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल्स में डिसोसिएट होगा. I के लिए यानी बॉन्ड ऑफ फैक्टर के लिए फॉर्मूला होता है 1 प्लस n-1 इंटू एल्फा. यहां पर अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन विच वन मॉलिक्यूल डिसोसिएट्स. तो यहां पर n की वैल्यू हो जाएगी 3. I हम कैलकुलेट कर चुके हैं 2.5. तो इस इक्वेशन में n और I की वैल्यू पुट करें, अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं. अल्फा की वैल्यू आ गई 0.75 और आंसर क्योंकि हमें परसेंटेज में देना है, इसलिए 0.75 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. आंसर इज 75%. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. An aqueous solution of volume 300 centimeter cube contains 0.63 grams of protein. The osmotic pressure of the solution at 300 Kelvin is 1.29 millibar. The molar mass of the protein is
ग्राम्स पर मोल में आंसर देना है। आर की वैल्यू गिवन है 0.083 लीटर्स बार पर केल्विन पर मोल। ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई के लिए फॉर्मूला वही है ICST। अब यहाँ पर मॉलिक्यूल क्योंकि प्रोटीन का है जिसके लिए आई की वैल्यू 1 होगी, तो आई की वैल्यू 1 पुट करते हैं। सी है कंसंट्रेशन जिसको हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन लीटर्स। एस की वैल्यू आर की वैल्यू के बराबर ही होगी जो कि बार्स में गिवन है क्वेश्चन में। पाई ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, एन हो गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वी हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, एस हो गया आइडियल गैस कांस्टेंट और टी हो गया टेम्परेचर इन केल्विन। तो पाई इक्वल टू एन बाई वी एस टी में एन की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। एन की वैल्यू हो जाएगी मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। डब्ल्यू हमने लिया है मास और कैपिटल एम से ले लिया है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। डब्ल्यू की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, फॉर्मूले को रीअरेंज करें, फॉर्मूला मिल जाएगा m इक्वल टू डब्ल्यू एस टी डिवाइडेड बाय पाई वी। ऑस्मोटिक प्रेशर भी गिवन है 1.29 मिली बार। मिली बार को बार में कन्वर्ट कर लेते हैं 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करके। सॉल्यूट का मास दिया गया है 0.63 ग्राम्स। एस की वैल्यू जो कि आर की वैल्यू के बराबर ही होगी, वो भी क्वेश्चन में गिवन है 0.083 लीटर्स बार पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन और वॉल्यूम गिवन है 300 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को अगर लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे वो हो जाएगा 0.3 लीटर्स। ये सारी वैल्यूज पुट की हैं। उसके बाद सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 40535 grams per mole. At 27 degrees Celsius, a solution containing 2.5 grams of solute in 250 ml of solution exerts an osmotic pressure of 400 pascals. The molar mass of the solute is grams per mole में आंसर देना है, नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। आर की वैल्यू गिवन है 0.083 लीटर्स बार पर केल्विन पर मोल। अब ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए फॉर्मूला हमें पता है, पाई इक्वल टू CST। पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर, सी है कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर में, एस है सॉल्यूशन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू गैस कांस्टेंट आर के बराबर होती है और टी है टेम्परेचर इन केल्विन। अब ऑस्मोटिक प्रेशर हमें क्वेश्चन में गिवन है 400 पास्कल्स। मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है 2.5 ग्राम्स। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के लिए हमने ले लिया है MW। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 250 ml, उसको लीटर्स में कन्वर्ट किया है 1000 से डिवाइड करके। आर की वैल्यू गिवन है 0.083 लीटर्स बार पर केल्विन पर मोल में, पर क्योंकि हमने ऑस्मोटिक प्रेशर पास्कल्स में लिया है तो आर की वैल्यू को भी पास्कल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। 1 बार इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल्स होता है, इसलिए पास्कल्स में आर की वैल्यू होगी 0.083 इंटू 10 टू द पावर 5 लीटर्स पास्कल्स पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, उसको केल्विन में कन्वर्ट करते हैं 273 ऐड करके, टेम्परेचर मिल जाएगा 300 केल्विन। सारी कैलकुलेशंस करें तो मोलर मास की वैल्यू हमें मिल जाएगी 62250। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The number of pairs of the solutions having the same value of the osmotic pressure from the following is: assume 100% ionization। क्वेश्चन में आपको 5 पेयर्स दिए हुए हैं, उनमें से ये बताना है कि कितने ऐसे पेयर्स हैं जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है 100% आयनाइजेशन एज्यूम करते हुए। तो हमें ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला पता है, पाई इक्वल टू ICST। यहाँ I है वॉन्ट ऑफ फैक्टर। एक मॉलिक्यूल जितने पार्टिकल्स में डिसोसिएट होगा उतना ही हो जाएगा वॉन्ट ऑफ फैक्टर अगर हम 100% आयनाइजेशन एज्यूम कर रहे हैं तो। C है कंसंट्रेशन, S और T सॉल्यूशन कांस्टेंट और टेम्परेचर हैं। S और T सभी सब्सटेंसेस के सॉल्यूशंस के लिए सेम रहेंगे। इसका मतलब हर केस में पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सिर्फ I इंटू C के। हम एक एक करके सभी ऑप्शंस कंसीडर कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं पहले।
उसमें दिया हुआ है 0.5 मोलर C2H5OH। C2H5OH एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है, डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होगा, I की वैल्यू 1 होगी, इसलिए पाई हो जाएगा 1 into 0.5 ST, that is 0.5 ST। दूसरा सॉल्यूशन है 0.25 मोलर KBr। KBr एक इलेक्ट्रोलाइट है, उसका एक मॉलिक्यूल दो पार्टिकल्स में डिसोसिएट होगा, I की वैल्यू 2 हो जाएगी, पाई क्योंकि ICST है और C की वैल्यू है 0.25, तो पाई की वैल्यू होगी 2 into 0.25 ST, that is 0.5 ST। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। यहां पर गिवन है 0.1 मोलर K4FeCN6। K4FeCN6 5 पार्टिकल्स में डिसोसिएट होगा, 4 पार्टिकल्स होंगे K प्लस के और एक पार्टिकल होगा FeCN6 4 का, तो I की वैल्यू हो गई 5। ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा 5 into 0.1 ST, that is 0.5 ST। दूसरा सॉल्यूशन यहां पर गिवन है 0.5 मोलर FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4। अब ये एक डबल सॉल्ट है, ये ब्रेक होगा Fe2 प्लस सल्फेट 2 माइनस, 2 अमोनियम आयन और फिर से एक सल्फेट आयन, मींस यहाँ टोटल आयंस इसके मिलेंगे 5। तो I की वैल्यू हो जाएगी 5, तो ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा 5 into 0.1 ST, that is 0.5 ST। ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं। पहला सॉल्यूशन है 0.05 मोलर K4FeCN6। K4FeCN6 क्योंकि 5 आयंस में ब्रेक होगा, I की वैल्यू 5 होगी, तो पाई की वैल्यू 5 into 0.05, that is 0.25 ST होगी। सी ऑप्शन में दूसरा सॉल्यूशन है 0.25 मोलर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। सोडियम क्लोराइड आयनाइज होगा दो आयंस में Na+ और Cl-, I की वैल्यू हो गई 2, पाई हो जाएगा 2 into 0.25, that is 0.5 ST। ऑप्शन नंबर डी पर आते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन है 0.15 मोलर सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल दो आयंस में ब्रेक होगा, I की वैल्यू होगी 2, ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा 2 into 0.15, that is 0.3 ST। ऑप्शन नंबर डी में दूसरा सॉल्यूशन है 0.1 मोलर बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। बेरियम क्लोराइड के लिए I की वैल्यू होगी 3, ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा 3 into 0.1 इक्वल टू 0.3 ST। ऑप्शन नंबर ई देखते हैं। पहला सॉल्यूशन है 0.02 मोलर KCl MgCl2 6H2O। यहां पर आयंस होंगे एक K+ का, एक Cl- का, एक Mg2+ का और दो और Cl- के, तो टोटल आयंस 5 हो जाएंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा 5 into 0.02, that is 0.1 ST। ऑप्शन नंबर 5 में जो दूसरा सॉल्यूशन है वो है 0.05 मोलर KCl। KCl ब्रेक होगा दो आयंस में, I की वैल्यू 2 हो जाएगी, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा 2 into 0.05 इक्वल टू 0.1 ST। अगर हम पांचों ऑप्शंस देखें तो ये ऑप्शन ए के दोनों सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, ऑप्शन बी के दोनों सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर भी बराबर है, ऑप्शन सी के दोनों सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर नहीं है, ऑप्शन डी के दोनों सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है और ऑप्शन ई का भी दोनों सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है। इसका मतलब सिर्फ ऑप्शन नंबर सी को छोड़कर बाकी चारों ऑप्शंस में जो सॉल्यूशंस दिए गए हैं उनके ऑस्मोटिक प्रेशर्स बराबर हैं। इसलिए ऐसे
4 पेयर्स हैं जहां सिमिलर ऑस्मोटिक प्रेशर्स हैं। हेंस आंसर इज 4। अगर आपको ठीक से समझ आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन हिट करें। देखते रहें नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। बाय बाय।